वेलकम टू आवर चैनल स्टडी द लॉ। हम देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसका पहला चैप्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो प्रिलिमिनरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट से डील करता है, जिसमें डेफिनेशन वगैरह है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। ठीक है, आज हम देख रहे हैं चैप्टर सेकंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड जो है आपका, ये कहां से कहां तक है? सेक्शन 5 to 53A। ठीक है, 5 to 53A तक है। वो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है इसका जो है 5 to 37 सॉरी, सेक्शन नंबर 37 तक है। ये इमूवेबल एंड मूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी से डील करता है, दोनों पर अप्लाई होता है। ठीक है, और जो इसका सेकंड वाला पार्ट है बी वाला, वो जो है 38 से लेकर 53A तक है, जो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। ठीक है, आज हम सेक्शन 5 and 6 सिर्फ दो ही सेक्शन देखने वाले हैं इस वीडियो में। आगे के जो सेक्शन है अगले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 किस चीज से डील करता है? डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी in present or future to another person or to himself and another person. ठीक है, and the transfer of property is to perform such act. ये इसकी डेफिनेशन है जो टीपीआई में दे रखी है। ठीक है, तो हम इसका एसेंशियल निकालते हैं, उसको समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट। एक्ट से क्या मतलब है? ये हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि ट्रांसफर होता है तीन तरीके से। ठीक है, कौन कौन से? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, सेकंड किससे होता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ, और तीसरा किससे होता है आपका? बाय डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो यहां जो इस सेक्शन में बोल रखा है, तो सेक्शन 5 मतलब इस एक्ट में हम जो भी ट्रांसफर देखेंगे वो क्या है? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होंगे। ठीक है, ये दोनों यहां पर ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे, इन दोनों को यहां पर काउंट नहीं किया गया है। तो इस एक्ट की जो डेफिनेशन है वो किस ट्रांसफर को बताती है? जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होते हैं। ठीक है, और इस एक्ट को आपको परफॉर्म करना होता है। ठीक है, दूसरी एसेंशियल क्या है इसका? अ लिविंग पर्सन, मतलब जो ट्रांसफर होते हैं ये हमेशा इंटरवाइवोस, मतलब सिर्फ लिविंग पर्सन के बीच ही हो सकता है। आप किसी भी डेड पर्सन को या अनबोर्न चाइल्ड को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेक्शन 13 में हम सब देखेंगे कि जो अनबोर्न चाइल्ड है या अनबोर्न पर्सन है उसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है। जब ये सेक्शन आएगा तो हम इसको समझेंगे। बट अभी यहां पर इसकी मेन जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, वो कि जो ट्रांसफर होगा, ये दोनों जो ट्रांसफरर है और जो ट्रांसफरी है, दोनों के दोनों जो होंगे, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, पार्टीज भी टू होंगी, एक हो जाएगा आपका ट्रांसफर और दूसरा ट्रांसफरी, तो दो पार्टियां होना चाहिए, दोनों लिविंग होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है कि आप जो ट्रांसफर हो वो किसको कर सकते हो? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन ये कौन होते हैं? जैसे आपका कंपनी हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, या फिर जो एसोसिएशन होगा, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या नहीं हो, इसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसको भी माना गया है पर्सन में, इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये लिविंग पर्सन होना चाहिए, कंपनी, कॉर्पोरेशन या एसोसिएशन भी चलेगा। ठीक है, तीसरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है कन्वे करना। कन्वे करना मतलब क्या होता है? सिर्फ प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर देना ही कन्वे करना नहीं होता है। कन्वे करना मतलब कन्वे करने में से आप जब उसको हैंड ओवर कर रहे हो, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, जो ट्रांसफरी है, जो सामने वाली पार्टी है, उसके लिए उसमें क्या, या तो टाइटल अराइज होना चाहिए उसमें कोई, या फिर वो कुछ इंजॉय करना चाहिए, या कोई सा इंटरेस्ट उसके पास आना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी कोई सी चीज आना चाहिए उसके पास, तब वो कन्वे माना जाएगा। सिर्फ उसका हैंड ओवर कर देना ही सफिशिएंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी चीज अराइज होती है तो वो प्रॉपर कन्वे माना जाएगा। ठीक है, फोर्थ रिक्वायरमेंट को हम देखते हैं, प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पर सिर्फ प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया गया है, ना मूवेबल ना इमूवेबल, मतलब किसी भी डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी हो, दोनों का ट्रांसफर इसमें इंक्लूड है। प्रॉपर्टी में भी मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है, प्रॉपर्टी किसी भी काइंड की हो सकती है। एंड द लास्ट वन, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आप इन प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, या उसका जो ऑपरेशन है, इफेक्ट है, वो आप किसी फ्यूचर डेट से भी डिसाइड में भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देते हैं कि आपने ट्रांसफर किया, उसमें क्या बोल दिया कि ए ने
एग्जांपल देखते हैं, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, ठीक है, तो इस पे क्या कर दी इसने, कंडीशन इंपोज कर दी। कंडीशन कैसी कि भैया आपको ये प्रॉपर्टी तभी जाएगी जब आप जो 12th है आपका या फिर ग्रेजुएशन है आपका उसमें क्या 60% लेके आओगे, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अगर ये 60% लेके आता है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। और कब होगी, जब ये 60% लेके आएगा, इसको ये कंडीशन परफॉर्म कर देगा, या कंटीजेंट इवेंट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर डेट से भी इफेक्टिव हो सकता है। वो प्रेजेंट में जैसे आपने ट्रांसफर की, जिस डेट को ट्रांसफर किया उसी डेट को सामने वाले में अगर टाइटल अराइज हो जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है, तो उसको हम मान लेंगे प्रेजेंट में। तो ये 5 रिक्वायरमेंट है, सॉरी 6, ठीक है। पहले एक्ट होना चाहिए, और ये ट्रांसफर क्या हो गया, इस पूरे एक्ट को परफॉर्म करना, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले एक्ट होना चाहिए, मतलब जो ट्रांसफर होना चाहिए बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होना चाहिए, पार्टी 2 होना चाहिए, ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। तीसरा, जो दोनों पार्टियां है दे मस्ट बी लिविंग पर्सन, मतलब इंटर वाइवोस ये लेटर टर्म है जो डिसाइड करती है कि जो दोनों पार्टियां हैं वो मस्ट बी अ लिविंग पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्संस हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। थर्ड है कन्वे होना चाहिए। कन्वे का क्या मतलब होता है कि भैया कोई न्यू टाइटल एंजॉय करने का राइट या फिर कोई इंटरेस्ट उनमें वेस्ट होना चाहिए, तब प्रॉपर कन्वेइंग माना जाएगा। प्रॉपर्टी मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, इट मे बी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इट डजंट मैटर। एंड द लास्ट वन इज द प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड इन प्रेजेंट और एज वेल एज इन फ्यूचर, ठीक है। तो आप जैसे ही आपकी डीड बनाओगे वो किसी कंडीशन पर डिपेंड कर रही, तो फ्यूचर डेट से भी इफेक्टिव हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं वेदर दिस ट्रांजेक्शंस आर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और नॉट, ठीक है। कौन कौन से ट्रांजेक्शन से बात कर रहे हैं हम। पहला हो गया फैमिली सेटलमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी फैमिली के पास है, ठीक है, लेकिन कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो गए, या कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं, हम कोई सी प्रॉपर्टी है उसमें कोई डाउटफुल राइट्स अराइज हो रहा है, ठीक है, जब उनके बीच कोई एग्रीमेंट होता है या वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या फिर अपनी जो फैमिली की जो प्रॉपर्टी जिसमें डाउटफुल क्लेम्स हो रहे थे, तो जब उनको क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं जनरली वो एक एग्रीमेंट करते हैं जहां पर प्रॉपर्टी जिनके पास ऑलरेडी है वो वहीं रहती है, बस उनके जो शेयर्स हैं वो डेफिनेट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का कन्वे नहीं हो रहा, जो हमने 5 रिक्वायरमेंट्स दे रखी थी, ठीक है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो रहा है, इन प्रेजेंट भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कन्वेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई न्यू टाइटल अराइज नहीं हो रहा, उनके शेयर्स हैं वो बस डेफिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रांसफर है या नहीं, तो ये बिल्कुल ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि ये एक जो रिक्वायरमेंट की कन्वेंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। दूसरा आता है पार्टीशन। पार्टीशन की प्रोसेस को हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहेंगे या नहीं, ठीक है। तो पार्टीशन कैसे होता है, पार्टीशन में क्या हो गया कि या तो फादर के पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनकी डेथ के बाद डिसॉल्व हो रही है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। उनके लिविंग रहते हैं, ठीक है, फादर के लिविंग रहते हैं, उन्होंने क्या किया अपने, या फिर जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी उसने अपने को पार्टिसिपेट करना है, उसके 2 या 2 से ज्यादा डिसेंडेंट है, ठीक है, तो उन लोगों में करना है, तो ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, ये इन्हीं के नाम थी, ये प्रॉपर्टी सिर्फ क्या हो रही है इन 2 लोगों में डिसॉल्व हो रही है, कोई नया टाइटल अराइज नहीं हो रहा है, कोई न्यू पर्सन नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ भी प्रॉपर कन्वेंस नहीं हो रहा है आपका, तो ये जो पार्टीशन है इसको भी हम क्या नहीं मानेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। थर्ड आता है आपका सरेंडर। सरेंडर क्या होता है, इसका तो एग्जाम्पल देखो आप, उससे अच्छा समझ आएगा। ए है ये टेनेंट है, ठीक है, बी इसका लैंडलॉर्ड है, ठीक है। टेनेंट के पास क्या रहता है, एंजॉयमेंट का राइट, आप वहां पे रहो, ठीक है, एंजॉयमेंट का राइट रहता है। टाइटल किसके पास रहता है, ओनर के पास। तो जब ए जो टेनेंट है, ठीक है, अब अपनी टेनेंसी को खत्म करना चाहता है, मतलब अपने जो राइट्स हैं एंजॉयमेंट का उसको सरेंडर कर रहा है, किसको, लैंडलॉर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी लार्जर इंटरेस्ट था, ठीक है, इनके पास लार्जर इंटरेस्ट था, तो उसमें अगर कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट शामिल होता है, ठीक है, तो यहां पर ना तो कोई कन्वे हो रहा है किसी प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसमें एक जो छोटा इंटरेस्ट है, स्मॉल इंटरेस्ट है, वो लार्जर इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है सिर्फ, मर्ज हो रहा है सिर्फ, ठीक है, तो ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। फिर आता है रिलीज। रिलीज जस्ट इसका ऑपोजिट, जब कोई लार्जर इंटरेस्ट किसी स्मॉल इंटरेस्ट में मर्ज होता है तो क्या होता है, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कोपर्सनरी, जो कोपर्सनरी प्रॉपर्टी होती है, कोपार्सनरी, ठीक है, उसमें क्या होता है, या फिर 2 लोगों की प्रॉपर्टी है, दोनों का शेयर है, ठीक है, 50-50 मान लो या 75-50 मान लो। अब कोई इसका 75% शेयर है ए का और बी का शेयर है 25%, ठीक है। बी अपना जो शेयर है वो किसको, इसको ट्रांसफर कर रहा है, पूरा का पूरा इसको दे रहा है, ठीक है, असाइन कर रहा है, किसको, बी को,
ठीक है। अब बी इसका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट ओनर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो एक लार्जर इंटरेस्ट जब छोटे इंटरेस्ट में, स्मॉल इंटरेस्ट में मिलता है तो ये ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफर रहेगा। तो जो रिलीज है, रिलीज इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, रिलीज ट्रांसफर में माना जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका चार्ज। चार्ज हम देखते हैं सेक्शन 100 में देखेंगे आप टीपीआई के, ठीक है। तो चार्ज होता है क्या, चार्ज में जनरली क्या होता है, आप किसी से डेट ले होता है, आपके जो एरियर्स हो गए, ठीक है, एरियर्स हो गए, वो आपने नहीं चुकाएगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर क्या चार्ज लग जाएगा, ठीक है। तो चार्ज क्या हो जाएगा, ये एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है आपके प्रॉपर्टी के ऊपर। यहां पर आपका प्रॉपर्टी का किसी भी तरह का ट्रांसफर नहीं होता, ना आपका पोजीशन हैंडओवर होता है, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। उस लायबिलिटी को आपको पहले क्या करना पड़ता है, उसको परफॉर्म करना पड़ता है। आपको ये जो रेवेन्यू है या एरियर्स है, जो भी आपका ड्यू है, उस अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चुकाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी वापस से फ्री हो जाएगी। तो यहां पर किसी भी तरह का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, तो चार्ज भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है, ठीक है। एक चीज यहां पर स्किप और हो रही है, रिलिंक्विश, ठीक है। आप अपनी प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो क्या कर रहे हो, रिलिंक्विश कर रहे हो इन द फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मान लो, ठीक है। आप गवर्नमेंट को अपनी जो प्रॉपर्टी उसमें सारे के सारे राइट्स गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब आपकी जो ओनरशिप है आप असाइन कर रहे हो किसको, गवर्नमेंट को। तो ऐसे में भी ये कोई ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। रिलिंक्विश भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। तो ये है जो ट्रांजेक्शंस, इसमें एक रिलीज ऐसा है जिसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मानेंगे। बाकी फैमिली सेटलमेंट हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, इन दोनों में कोई कन्वेयंस नहीं होता। पार्टीशन हो गया, सरेंडर हो गया, चार्ज हो गया, ये किसी भी तरह का जो ट्रांजेक्शन है इनमें से ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 6, ठीक है। सेक्शन 6 क्या बोलते हैं, व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, मतलब टीपीए के द्वारा, या और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, मतलब इस एक्ट के द्वारा छोड़ी गई, बताई गई कुछ प्रॉपर्टी और अदर एक्ट्स ने जो बताई है, एक्सेप्ट की, उन प्रॉपर्टी को छोड़कर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, ठीक है। तो यहां पर कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं जिन प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, मतलब ये नॉट ट्रांसफरेबल है, ठीक है। जैसे पहला क्या हो गया, स्पेक सक्सेशन। स्पेक सक्सेशन क्या है, ये एक चांस है, मतलब आपको सिर्फ लग रहा है, एक पॉसिबिलिटी है कि मुझ में वो राइट अराइज हो जाएंगे और इसी बेस पर आप ट्रांसफर कर देते हो, तो ऐसा जो ट्रांसफर आप इस तरह की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसकी 3 कैटेगरीज है, ठीक है। जैसे चांस ऑफ एयर अपैरेंट, मतलब आपको क्या लग रहा है, आप एक्चुअल लीगल एयर नहीं हो, आप हो, जैसे ए है, प्रॉपर्टी इसको बिलोंग करती है, ठीक है। जो बी है वो ए का सन है, ठीक है। अब ए के जिंदा रहते हुए ही इसने ये सोच लिया कि प्रॉपर्टी तो कभी ना कभी मुझ में आना ही है, ठीक है, और इसी सोच के थ्रू इसने बी को सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। तो ये जो ट्रांसफर है ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी जो है वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एक चांस पर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकंड हो गया आपका चांस ऑफ ऑब्टेनिंग लीगेसी। लीगेसी मतलब क्या, अब क्या हुआ, यहां पे ए ने विल बना दी, ए ने अपनी एक विल बनाई और विल के थ्रू क्या बता दिया कि जो बी है वो मेरी प्रॉपर्टी का मेरी डेथ के बाद क्या हो जाएगा, इंटाइटल हो जाएगा, ठीक है। और बी ने इसी भरोसे पे क्या कर दिया, सी को ट्रांसफर कर दिया। तो ये ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो ए है वो दूसरी विल बना दे, सब्सिक्वेंट विल बना दे, और ऐसा एक आदमी कितने ही विल बना सकता है, ठीक है। और अगर एक व्यक्ति ने एक से ज्यादा विल बनाई है तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सी विल को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। तो जो लास्ट विल रहेगी वो ही एग्जीक्यूट होगी, उसके पहले की जो विल है वो हो जाएगी अपने आप इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो जो लास्ट विल है वो ही ऑपरेशन में आएगी, इसलिए विल के बेस पर आप किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं होगी। और इसी तरह के अन्य कोई पॉसिबिलिटीज है तो उसमें भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये होता है स्पेक सक्सेशन, मतलब आप किसी चांस के होने पर ही, किसी पॉसिबिलिटी का होने पर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकंड आपका आता है मियर राइट ऑफ री एंट्री। मियर मतलब सिर्फ राइट ऑफ री एंट्री, मतलब राइट ऑफ री एंट्री मतलब क्या हो सकता है, इसको आप राइट ऑफ एंजॉयमेंट या पोजीशन मान सकते हो, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल देता हूं मैं, क्या हो गया, ए एक टेनेंट है किसका, बी का, ठीक है। बी का टेनेंट है और सी ने क्या, बी ने क्या किया, सी को अपना राइट असाइन कर दिया, ठीक है।
कि आप क्या, ये कोई सी भी कंडीशन को ब्रीच करे, मेरा टेनेंट जो है वो कोई सी कंडीशन ब्रीच करे अगर, तो आप क्या कर लेना, इससे पोजीशन ले लेना। तो क्या ये राइट असाइन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है? नहीं, ऐसा कोई राइट ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा राइट जो आप सिर्फ पर्सनल एंजॉय कर सकते हो, राइट ऑफ री एंट्री जो है किसी कंडीशन के ब्रीच होने पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओनर ही इसको क्या कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, इसको ट्रांसफर वो या असाइन नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गया आपका मेयर राइट ऑफ री एंट्री इज नॉट ट्रांसफरेबल। थर्ड हो गया इजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, तो यहाँ एक वर्ड आया है डोमिनेंट, इजमेंट तो आप समझते हो, इजमेंटरी राइट जैसे राइट ऑफ वे, राइट ऑफ एयर, ठीक है, ये सारे हो गया, राइट ऑफ वाटर, ये सब इजमेंटरी राइट हो गया आपके। डोमिनेंट हेरिटेज क्या होता है? ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक घर है। ठीक है, ये जो घर है ये ए का है, प्रॉपर्टी है बी की, ये दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे गार्डन मान लेते हैं, और ये हो गया मेन रोड। ठीक है, अब ए को मेन रोड पर जाने के लिए इसकी प्रॉपर्टी से होकर जाना पड़ता है, सिर्फ यही एक रास्ता है। ठीक है, तो ये जो घर रहेगा जिसके लिए ये राइट, ये इजमेंट राइट होगी क्योंकि राइट टू वे इज इजमेंटरी राइट। ठीक है, तो ये जो हो गया इसको हम बोलेंगे डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, ये डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट राइट हो गया। और जिस प्रॉपर्टी पे से आप, ये बी से बिलोंग करती है वाली प्रॉपर्टी जिस पर आप राइट टू वे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये होगी सर्विएंट प्रॉपर्टी, ये सर्व कर रही है। ठीक है, और डोमिनेंट ये हो गई। ठीक है, तो आपका अब क्या बोल रहे हो, ए सोचे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और इस जो वे है इसका उपयोग सिर्फ मैं ही करता हूं, ये मेरा इजमेंटरी राइट है, और यही सोच के अगर ये ट्रांसफर करना चाहे इस सिर्फ और सिर्फ इस राइट ऑफ वे का, तो ये ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, वो कब कर सकता है, जब वो पूरा का पूरा डोमिनेंट हेरिटेज मतलब उसका पूरा घर भी बेचे, तो उसके साथ अपने आप ये जो राइट ऑफ वे ट्रांसफर हो जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ वे वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, मतलब इसको अब डोमिनेंट हेरिटेज को छोड़कर सिर्फ राइट ऑफ वे वो ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। तो ये वाला हो गया आपका इजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज इज नॉट ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट आता है आपका रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसको, इंटरेस्ट को, काय के लिए, इंजॉय करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताता हूं, जैसे कोई सा एक प्राइवेट, ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसने कोई सा ऑफिस होल्ड कर रखा है। ठीक है, कुछ मैनेजर है या कुछ भी है एक। ठीक है, अब एज चाहे कि जो मेरी ये पोस्ट है मैं अपने सन को असाइन कर दूं। ठीक है, क्योंकि मेरी एज हो गई है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये इसकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस पर दिया गया है, ये इसकी अपनी मेरिट पर दिया गया है, ये ऑफिस इसको, या ये इंटरेस्ट जो है ये इसके खुद की क्वालिफिकेशंस पर दे रखा है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, कोई टीचर है वो बोले कि मेरा सन या कोई उसका रिलेटिव पढ़ाने लग जाए उसकी जगह, मैं उसको अपना राइट ट्रांसफर कर देता हूं, नहीं, ये आपका रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, ये सिर्फ आप ही एंजॉय कर सकते हो, ये आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होगा आपका डी वाला पॉइंट। फिर आता है डी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। ठीक है, यह क्या है, राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस। फ्यूचर मेंटेनेंस मतलब अभी आपको जो मेंटेनेंस करने का राइट है वो राइज नहीं हुआ है। ठीक है, इट मे बी सिक्योर्ड और डिटरमाइंड। ठीक है, किसी भी तरह का हो। अब ये दो टर्म क्या नहीं आ गई। ठीक है, तो सिक्योर्ड का क्या मतलब होता है, सिक्योर्ड का मतलब होता है आपको किसी एक्ट के थ्रू ऑलरेडी राइट ऑफ मेंटेनेंस, फ्यूचर मेंटेनेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये सिक्योर्ड हो गया, मतलब आप उस एक्ट के थ्रू, आपने जैसे ही कुछ वो एक्ट करते हो आपको ये उस एक्ट के थ्रू अपने आप ये राइट अराइज हो जाता है, तो ये सिक्योर्ड राइट है, एक्ट के थ्रू ऑलरेडी स्टैट्यूट ने इसको सिक्योर कर रखा है। डिटरमाइंड कहां होता है, जहां पर कोर्ट कोई डिक्री या ऑर्डर के थ्रू आपको मेंटेनेंस दिलवाए। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि आप किसी ऑर्डर या डिक्री के थ्रू, तो चाहे वो सिक्योर्ड हो या फिर डिटरमाइंड हो, किसी भी तरह का फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये उस बेनिफिशियरी के लिए दिया जाता है, तो आप इसको असाइन या ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे के पॉइंट देखते हैं हम। आगे देखते हैं क्लोज एफ। क्लोज एफ क्या बोलता है, अ पब्लिक ऑफिस और सैलरी देयर ऑफ, मतलब अगर आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रखा है, मतलब पब्लिक सर्विस में है वो, ठीक है, तो ऐसा ऑफिस, ये भी क्या आपके मेरिट्स हो गया। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशंस के बेस पर आपको ये ऑफिस दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, पब्लिक ऑफिस का यहां दे रखा है, और डी में आप देखेंगे तो यहाँ प्राइवेट ऑफिस का दे रखा है, तो ना तो आप प्राइवेट ऑफिस को ट्रांसफर कर सकते हो और ना ही आप पब्लिक ऑफिस को ट्रांसफर कर सकते हो, और यहाँ पे इसकी सैलरी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब आप चाहो कि ये जो मेरी सैलरी है सीधे किसी दूसरे के अकाउंट में आ जाए, नहीं, जिसने पब्लिक ऑफिसर ऑफिस होल्ड कर रखा है उसी के अकाउंट में आएगी। इसके बाद वो किसको ट्रांसफर करे, ये उसका अपना राइट है। ठीक है,
तो ये दोनों ट्रांसफरेबल नहीं रहेंगे। स्टाइपेंड्स, स्टाइपेंड्स किसको मिलता है? ये मिलिट्री हो गया, नवल हो गया, आर्मी ऑफिसर्स को जो स्टाइपेंड्स मिलते हैं ये भी नॉन ट्रांसफरेबल है, इनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते और किसी को नहीं दे सकते। या जो पेंशन है या पेंशन, ये भी आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, इसमें सिर्फ आपका अपना राइट होना चाहिए। तो ये जो दोनों चीजें भी ट्रांसफरेबल नहीं होगी। स्टाइपेंड्स भी ये सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो इनके लिए एंटाइटल है, और सिविल पेंशन जो आपको आपकी सैलरी के बेस पे, आपके मेरिट के बेस पे मिलती है, ठीक है, आपकी उसके बेस पे मिलती है, आपने जो वर्क किया उसके बेस पे, तो ये ट्रांसफरेबल नहीं रहेंगे। फिर आएगा एज वाला पॉइंट, क्या बोलता है आपका? नो ट्रांसफर कैन बी मेड अगेंस्ट द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट के अपोज में, उसके अगेंस्ट में आप कोई सा भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, अगे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, अगर आप किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन के बदले भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेक्शन 20 ऑफ आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बहुत बताता है, ठीक है, कि आपका अगर ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, वो आपका क्या हो गया? अनलॉफुल है, ठीक है। जैसे आपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया फॉर द गैम्बलिंग पर्पस, वहां पे क्या होगा? गैम्बलिंग होगी, ठीक है। तो ऐसे के लिए आपने क्या, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आपका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी वो अनट्रांसफरेबल हो जाएगी, ठीक है। आपका कंसिडरेशन क्या हो गया कि भैया मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, इसके बदले आप मेरे को अफीम के 10 पाउच दे दीजिएगा। आपका कंसिडरेशन क्या हो गया? अफीम अनलॉफुल हो गया यहाँ पे। तो ऐसे जो ट्रांसफर हो गए पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो गए, तो ये सारे के सारे भी ट्रांसफरेबल नहीं हो जाएगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं रहेगी फिर, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। या टू पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड, पर्सन ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को लेने से। जैसे बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन ऑलरेडी प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकता, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन है, अगर आपने इसमें ट्रांसफर किया तो ये ट्रांसफर नल एंड वॉइड रहेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट आपका क्या बोलता है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑथोराइज, इस सेक्शन की कोई सी भी बात ऑथोराइज नहीं करेगी और ट्रांसफर टू अ डिफॉल्टर फार्मर। मतलब इसने क्या किया है? जो रेवेन्यू देना था इसको गवर्नमेंट को, ठीक है, फार्मर है, आपका रेवेन्यू लगता है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू जो होता है आपका हर एक स्टेट में अलग अलग रहेगा ये, ठीक है। तो ये जो लैंड रेवेन्यू रहता है, इसको पे करने में इसने डिफॉल्ट किया, तो ऐसे डिफॉल्टर को ये ऑथोराइज नहीं करता है। दूसरा, आपका लेसी ऑफ एन स्टेट, ठीक है, लेसी को होगा, ये इसके पास सिर्फ राइट ऑफ एंजॉयमेंट होता है, तो ये भी इसको भी ऑथोराइज नहीं करता ट्रांसफर करने के लिए। एंड द लास्ट वन, टेनेंट, ठीक है, जिसके पास अनट्रांसफरेबल राइट होता है। जैसे लैंडलॉर्ड है, उसने अपना एक टेनेंट रखा, ठीक है, एक लैंडलॉर्ड था, उसका टेनेंट हो गया बी को क्या करना है? यहाँ पर रहना है, अपना काम करना है, लेकिन अगर चाहे कि वो जिस जगह पे रह रहा है, जिस अकोमोडेशन में वो रह रहा है, इसको वो ट्रांसफर कर दे, असाइन कर दे, ठीक है, असाइन वो कर सकता है कुछ कंडीशन में, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर ये ऑथोराइज है तो ये अपना सब टेनेंट बना सकता है, लेकिन ये चाहे कि इसका पूरा का पूरा इसको सेल कर दे, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अंडर कोर्ट ऑफ वॉट जो है, ठीक है, सॉरी, ये एलएसी के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये 10 तरह की जो चीजें हैं, ये क्या है आपकी? ये अनट्रांसफरेबल है, तो ये इस एक्ट के अंदर दे रखा। इसके अलावा भी आपको बहुत जगह पे मिलेगा, जैसे सीपीसी का सेक्शन आप देखेंगे, ठीक है, सीपीसी में आप देखेंगे सेक्शन 60, ठीक है, जो सेक्शन 60 वो बताता है कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती। तो जो प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती ना, वो नॉन ट्रांसफरेबल भी रहेगी, उसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। ऐसा ही आप अगर एमपी लॉ के अंदर देखेंगे तो एमपीएलआरसी आपकी बताती है सेक्शन 147 में एक्सक्लूड करती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को आप अटैच नहीं कर सकते इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। अगर रेवेन्यू देने में डिफॉल्ट किया है तो आप उनको अटैच नहीं कर सकते, तो ये प्रॉपर्टी भी एग्जम्प्टेड है। हिंदू लॉ के अंदर भी आप देखेंगे, आपके पर्सनल लॉ जो है उनके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो ट्रांसफरेबल नहीं होती, जैसे कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों का राइट्स होता है, ठीक है, तो ये भी ट्रांसफरेबल नहीं होती। मुस्लिम लॉ के अंदर आप देखोगे तो वाक्फ जो होता है, वाक्फ जिसको वक्फ भी बोलते हैं, ठीक है, वाक्फ, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी अनट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये जो अदर लॉज हैं, ये भी कुछ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं देते। बाकी आपको सीपीसी का सेक्शन 60 में एग्जम्पशंस मिल जाएगा और एमपीएलआरसी में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा 10 प्रॉपर्टी और 10 ये यहां पर दे ही रखे हैं, तो ये प्रॉपर्टीज आपकी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो आज का वीडियो हमारा यही कंप्लीट होता है, जो सेक्शन 5 और 6 से डील करता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।